हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे आज रीजनिंग और कंप्यूटर जो आगामी जो एग्ज़ाम होना है उसमें आप क्या पढ़ के जाएं या क्या आपको नहीं पढ़ना है उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा रीजनिंग और कंप्यूटर हम रेगुलर जो है यूट्यूब चैनल पे जो है सक्षम में डालते ही रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नीचे से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यार जो पेपर था कांस्टेबल वाला वो बहुत टफ पेपर था, अब आगे जो पेपर होगा उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो मैंने समझा है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, बस वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है वो आपको बेहतर पता होगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे एक एक कांस्टेबल का जो है आपको एग्ज़ाम जो पेपर हुआ था उसका पेपर जो है नज़र आ रहा है। देखिए, कांस्टेबल का एग्ज़ाम का पेपर जो है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्या ये पेपर टफ था, तो मैं कहूँगा हाँ यार बहुत टफ था। बच्चों के हिसाब से पेपर टफ है। बच्चा मतलब भाई जो 12th क्लास का जो बच्चा आता है ना, उसके लिए ये पेपर टफ था। दूसरे अगर मैं बिहाफ पे बात करूं तो दूसरे प्रोस्पेक्टिव से मैं कह सकते हैं पेपर इतना टफ भी नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जब चीज़ें आपको आती हैं तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं, और जब चीज़ें आपको नहीं आती है तो छोटी चीज़ भी बहुत टफ लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो ये पेपर था ना यार, इस पेपर में आपने कुछ अलग अलग चीज़ें देखी और लगभग मैं ये कह सकता हूँ लगभग 3 से 4 प्रश्न ही थे शायद, मुझे लगता है, जो सही तरीके से आपके हो सकते थे। 3 से 4 प्रश्न आपके पास सही तरीके से, बाकी करने को तो किसी ने पूरे 10 भी किए होंगे और बेहतर भी किए होंगे, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और उसका एक रीज़न भी है। रीज़न क्या है कि जब भी आप तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करने के दौरान आप ऐसे क्वेश्चनों की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। और आप क्या है, हम तो रेगुलर यहाँ पे यार पेपर करवा रहे हैं, हम भी ऐसे क्वेश्चन नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि इससे पहले आगे ने कभी ऐसे प्रश्न नहीं दिए, और कभी हमने मान लो कि अगर ऐसे प्रश्न डालने शुरू भी कर दें तो आप लोग ही कहोगे यार ऐसे प्रश्न तो पेपर में पूछे नहीं जाते, कि ऐसे प्रश्न क्यों डाले जा रहे हैं। तो हमेशा किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी मास्टर के भरोसे कभी रहना ही नहीं चाहिए। आपको बस एक गाइडेंस मिलती है, आपको अपने बिहाफ पे जो है चीज़ों को और अपने आप को जो है थोड़ा सा चीज़ों में मॉडिफाई करना पड़ता है, या अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ता है आपको अपने हिसाब से। रणनीति हमेशा आपकी ही होती है, और उस बेसिस पे जो है आप अपने आप को ग्रूम करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात थी पेपर की। भाई पेपर आसान तो नहीं था बच्चों के लिए जो 12th पास का बच्चा है। और टफ क्यों बन जाता पेपर? टफ इसलिए बन जाता क्योंकि आपने कभी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही नहीं की। मान लो फॉर एग्जांपल, चलो ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे मैथ्स के आपके पास क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में क्वेश्चन में आपने देखा होगा भाज्य बाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, सम विषम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या आपको क्या लग रहा है ये मैथ्स का प्रश्न है? नहीं भाई, वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आता है आपके पास। आपने नॉर्मली अगर यूके ट्रिपल एस के बारे में बात करें तो लगभग 30 से 35 आपके पास टॉपिक होते हैं। आप खुद बताइए आपने कितने टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस की होगी? आप नॉर्मल 12th पास हैं, आपने आर्ट से BA MA किया है, तो और यूके ट्रिपल एस की तैयारी करें, तो आप ऐसे प्रश्नों की तरफ कभी जाते ही नहीं है। आपके पास सेट क्वेश्चन है, कुछ 10 से 12 आपके पास टॉपिक होते हैं जिनकी आप केवल प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिस सेट में भी आपसे उन्हीं की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपने कोई बहुत बड़े एग्जाम की कभी तैयारी नहीं की है, या फिर आपने कभी मैं कह सकता हूँ जैसे सेंट्रल लेवल के SSC CGL वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, आपने कभी उनकी तैयारी नहीं की है। आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, और माना हो भी पर चीज़ें आदमी भूल जाता है भाई। प्राइम नंबर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भूल जाओगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। कभी कभार आप भाज्य और अभाज्य में ही कन्फ्यूज हो जाते हो। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि पेपर टफ था, बस बात इतनी है कि पढ़ा नहीं था। बात इतनी है कि ऐसे क्वेश्चन पे कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, और जिन लोगों ने ये चीज़ की है उन लोगों के लिए इतना टफ वो पेपर नहीं था। लेकिन 12th पास करने के बाद इस लेवल का पेपर, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग पेपर भी है, तो ऐसे प्रश्न पहले तो आने नहीं चाहिए। थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम देना चाहिए। और अगर मान लो दिया भी है तो बहुत सारे लोगों ने ये पेपर किया भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सक्षम से बताइए कितने टॉपर हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 70+ इस पेपर में स्कोर है, बट तैयारी है भाई उनकी। अब आप नॉर्मली उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, जो अभी आपके 3 और 4 महीने जिसको पेपर देते हो रहा है या फिर तैयारी में हो रहा है, उन्हें तो 3-4 महीने में तो सिलेबस भी ढंग से समझ नहीं आता कि सिलेबस है क्या। 6-7 महीने तो आपका इसी चीज़ में निकल जाता है कि समझने में कि भाई मेरे जो सिलेबस है, एग्ज़ाम होना है, उसका सिलेबस क्या है। वो भी तब जब आप सीरियस हो, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो सिलेबस भी पता नहीं चलेगा, सिलेबस का एस भी पता नहीं चलेगा कि कौन क्या था। ठीक, ये रियलिटी है क्योंकि हमने बच्चों को देखा है। ठीक, तो अब देखो ये वीडियो क्या है कि आपको आगे क्या करना है। तो अब आप सोचो कि मैथ्स के इस टाइप से जो प्रश्न बन रहे हैं कि आप उन्हीं में घुस जाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूँगा भाई नहीं है पॉसिबल। आप नहीं कर सकते। आपके पास क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। कल के दिन आपसे मान लो आ गया कि निम्नलिखित में से बताइए भैया भिन्न कौन है या विषम कौन है, तब उसमें आ जाएगा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आपके पास वायरस, कुछ इस तरीके से मान लो कुछ आ गया। तो क्या आप ये कहोगे कि भाई ये रीजनिंग का नहीं है, ये आपके पास साइंस का प्रश्न है? नहीं कह सकते। वो आपका रीजनिंग के अंदर ही आता है। आपसे इतना जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये चीज़ पता हो। बट यहाँ पे एक सिनेरियो है, वो ये है कि यार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के ऊपर कोई काम भी नहीं करता है। और जब नहीं करता इसलिए
जो क्वेश्चन है वो आने के बाद भी बहुत टफ हो जाते हैं, या अगर नहीं देखा है तो वो और भी ज़्यादा टफ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन ये है, अगर ये प्रश्न है और आप बोलो कि मुझे इस प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो है भैया मुझे लगता है कैट या यूपीएससी टाइप के जो ऐसे प्रश्न आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और आपको बोलना है कि भैया ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करें, तो भाई देखो आप ऐसे प्रश्नों की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, आपकी ग्रेजुएशन कैसे हुई है, आपकी पास्ट नॉलेज क्या है, आपने कितने एग्जाम दिए हैं, क्या आप मैथ्स वाले हो, मतलब कुल मिला के लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। मान लो जैसे ये प्रश्न है, ये बड़ा विवादित प्रश्न है, ये पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या है, और है भी सही है भी तो क्या है। इसका जो आंसर जब हमने दिया था तो इसका आंसर हमने ए और सी दिया था, शायद आयोग का आंसर भी ए और सी आया। देखो मान लो कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यार ऐसे प्रश्नों का क्या है ना कि आप अगर सोचो कि ऐसे प्रश्नों को भी आप पढ़ के जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, तो रटिफिकेशन कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, एक प्रैक्टिस होती है, एक फॉर्मूला होता है, इंप्लीमेंट आपको करना होता है, ना कोई कोचिंग ना कोई मास्टर, ये नहीं सिखाया जाता। आपको खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, खुद को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो एक दिन में नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स से ही आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे अपना लेवल अप करते हो। जैसे मान लो जैसे ये प्रश्न था, इसको मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका आंसर तो बताओ। देखो सॉल्यूशन तो आपने मतलब किया होगा, या इसको जो है हम धीरे धीरे करके एक दो क्वेश्चन डालते रहेंगे। मान लो जैसे ये प्रश्न था कि पी सदैव सच बोलता है, क्यू सदैव झूठ बोलता है। अब पी सदैव सच बोलने का मतलब ये आपके पास एक सच्चा आदमी है, ठीक, और क्यू सदैव झूठ बोलता है तो मतलब जो क्यू है वो आपके पास एक झूठा आदमी है। तो एक सच्चा आदमी है, एक आपके पास झूठा आदमी है। अब देखो एक और आदमी है जो बाहर कमरे से इन दोनों को सुन रहा है, ठीक, तो अगर वो सुन रहा है चुपके से, तो बोला वो क्या सुनेगा, ये प्रश्न था ना। तो यहाँ पे क्या है कि भैया मैं सदैव सच बोलता हूँ, तो भाई देखो क्योंकि ये सच्चा आदमी है, तो जो सच्चा आदमी है तो वो तो सच बात बोलेगा, वो तो यही बोलेगा मैं सदैव सच बोलता हूँ। तो हमें बताना था कि उसको क्या सुनाई देगा, भाई उसे ये सुनाई दे सकता है, क्योंकि वो सच्चा आदमी, तो सच्चा आदमी ये बात बोल सकता है कि भाई मैं सदैव सच बोलता हूँ। अच्छा दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है कि क्यों बोला आपके पास क्या बोलता है, झूठ बोलता है। अगर क्यों झूठ बोलता है, जरा समझना इस बात को, मैं कभी सच नहीं बोलता। क्या जो आदमी सच्चा है क्या वो ये बात बोल सकता है कि मैं कभी सच नहीं बोलता? सच्चा आदमी तो कभी ये नहीं बोल देगा ना। तो पी के रिलेशन में या पी के बारे में बात करोगे तो पी के केस में तो ये बात गलत हो जाएगी, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आप देखो क्यू के रिस्पेक्ट में इस बात को देखो, क्यू क्योंकि झूठा है, और जो व्यक्ति झूठा होता है वो झूठी बात ही बोलेगा। तो जो झूठा व्यक्ति है वो ऐसा क्यों बोलेगा कि मैं सच नहीं बोलता हूँ? बात समझ में आई? मान लो मैं झूठ बोलता हूँ, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं झूठ बोलता हूँ? मैं नहीं बोलूँगा ना कभी, क्योंकि ये व्यक्ति झूठा है। तो ये अगर इसके हिसाब से देखोगे, आप क्यू के हिसाब से देखोगे, तो ये सच बात हो गई क्या कि भाई मैं सच नहीं बोलता। तो जो झूठा आदमी है वो सच कैसे बोल सकता है? क्योंकि उसने तो बात सच बोल दी ना, क्योंकि जो झूठा व्यक्ति है उसने सच बोल दिया भाई मैं झूठ बोलता हूँ। अब क्योंकि वो झूठ बोलता है तो वो सच कैसे बोल सकता है? तो वो उसकी सच्चाई हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई वो ये बात कभी बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्यों झूठा है, तो झूठा झूठी बात ही करेगा, वो कभी सच नहीं बता सकता। तो उसने ये सच बोल दिया कि भाई मैं झूठ बोलता हूँ। इसी तरीके से तीसरा आप देखेंगे कि मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ। भाई क्या पी इस बात को बोलेगा मैं केवल रविवार को सच बोलता हूँ? पी इस बात को कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि जो पी है पी आपका एक सच्चा आदमी है। तो सच्चा आदमी ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं केवल रविवार को सच बोलता हूँ। भाई वो तो हमेशा ही सच बोलेगा ना। अब दूसरा, क्या क्यों इस बात को बोल सकता है? हाँ, क्यों इस बात को बोल सकता है। क्यों बोल सकता है? क्योंकि क्यों झूठा है। तो जो झूठा है वो झूठी बात ही करेगा। और झूठी बात क्या कर रहा है कि बोला भाई मैं बोला ना रविवार को ही सच बोलता हूँ, और बाकी दिन तो बोला मैं झूठ बोलता हूँ, केवल मैं रविवार को सच बोलता हूँ। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि क्यों झूठा है तो वो इस बात को कर सकता है, वो इस बात को बोल सकता है। इसलिए आपके पास जो है ये भी आंसर हो जाता है, इसलिए डी इसका जो है आपके पास आंसर बनता है। तो अब देखो ऐसा जो प्रश्न है, अब डिट्टो तो आएगा नहीं, अब आपके पास कोई दूसरा प्रश्न आएगा घुमा के आ जाएगा। तो क्या अब आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कहूँगा कि इस टाइप के प्रश्न आप कहीं ना कहीं दूसरे जो एग्जाम हैं एसएससी जीडी में भी ऐसे प्रश्न नहीं आते। ये क्वेश्चन कैट वगैरह में आपके पास ऐसे प्रश्न जो लॉजिकल रीजनिंग वाले प्रश्न होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो क्या आप ऐसे प्रश्नों पर भागोगे? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़नी चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो भाई सिंपल सी बात है, 1 महीने के अंदर बहुत ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं आता है। आप सोचो कि चलो आज सम और विषम आया, चलो मैं बोला कुछ और गणितों की चीज़ें पढ़ लेता हूँ। भाई क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आप क्यों ऐसी चीज़ों की तरफ भाग रहे हो कि जो चीज़ें आपने कभी पढ़ी नहीं और उनको सीखने का प्रयास करो। आप उसकी तरफ जाओ ना, जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं आप उसका और अच्छे से प्रयास करो। कैसे? जैसे अगर आप इसी में देखोगे, इसमें आपने देखा होगा इसमें दर्पण और मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज आपके पास पूछी गई है। भाई इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो जो पेपर टफ है ना वो सबके लिए टफ हो जाता है, वो फिर आपके लिए स्पेशल टफ नहीं होना है। आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन, चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप क्या करो।
देखो देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि भाई आपको एक तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कैसा कि अगर आप सोचने ये लगो कि यार मैं कुछ स्पेशली कुछ अलग पढ़ लूँ, तो आपको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वही करना है जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं। ठीक, अभी तक आपने लगभग जो आपके पास रीजनिंग आती है ना यार, इस रीजनिंग के आपने लगभग 10 से 15 टॉपिक या 10 से 12 टॉपिक आपने पढ़े होंगे। ठीक, इन 10 से 12 टॉपिक के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन 10 से 12 टॉपिक के अंदर आपने कैलेंडर पढ़ा है कैलेंडर के बहुत समय से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, पर क्या आप इसको छोड़ दोगे? भाई इस पे और प्रैक्टिस करो। आपने देखा है दर्पण और जो आपके वाटर इमेज होता है ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो क्या दर्पण और जो आपके पास वाटर इमेज होती है या जल प्रतिबिंब होता है, क्या आप इसमें क्या करोगे? भाई इसको और अच्छे से पढ़ लो। इसी तरीके से आपके पास गणितीय संक्रियाएं करके आपके पास एक चैप्टर है, जहाँ पे आपके पास जो है नॉर्मली आप जो ये बोर्ड मास रूल होता है प्लस माइनस डिवीजन वाला जो चीज़ें चलती हैं वो आप लगाते हो, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो गणितीय संक्रियाएं वाले भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें करनी है। इसी तरीके से हम बात करते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन, यानी दिशा परीक्षण वाले जो प्रश्न होते हैं, दिशा व दूरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इन दिशा व दूरी वाले प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें सेट हैं। दूसरा, आपके पास जैसे रक्त संबंध वाले प्रश्न होते हैं, इन रक्त संबंध वाले प्रश्नों पर आप क्या करो, रक्त संबंध वाले प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से रैंकिंग आपके पास आता है, क्या आता है आपके पास? रैंकिंग। तो रैंकिंग वाले प्रश्नों पर जो है आप प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आपके पास जो है एक सिलोस्म आता है, सिलोलिज्म जिसे बोला जाता है, सिलोस्म बोलते हैं, और वेन डायग्राम। सिलोस्म और वेन डायग्राम दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो इस पे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से देखो, अगर आप चीज़ देखोगे ना तो डाइस भी बहुत लंबे समय से नहीं पूछा जा रहा है। यानी आपके पास कुछ ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है यार जो एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए ना, जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को दोहराओ, उन्हीं पर जो है आप प्रैक्टिस करो। अब देखो एक क्वेश्चन आप क्या देखोगे, कोडिंग डिकोडिंग का आपको हर बार मिलता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न हैं इनको अच्छे से करो। आपके पास यहाँ पे मिसिंग नंबर से रिलेटेड आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मिसिंग नंबर के जो प्रैक्टिस है आप इनको कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको क्या लग रहा है वीडियो में कुछ नया आएगा? वीडियो में भी कुछ नया प्रश्न, कौन सा जो भी एग्जाम है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो क्या आप ये बोलोगे कि भाई नया प्रश्न आ गया है, आप क्या करो? नए प्रश्नों के लिए आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो जितनी चीज़ें आपने पुरानी पढ़ी हैं, आपके पास एसएससी जीडी वगैरह की कुछ बुक्स आती हैं, आप उनसे भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नया कुछ नहीं पढ़ना, जो है बस उसी को पढ़िए। और नया मतलब फिर वो सबके लिए नया है, और जो नया प्रश्न आएगा भाई वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है या पहले भी कुछ इस तरीके से पेपर दिए हैं, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। यानी आपको भाई नया पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब वो सम क्या होता है, विषम क्या होता है, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कर दे। भाई नहीं, ठीक है, तो अभी इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरा, अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं कि अगर आप बोलो कि सर आपने जो कंप्यूटर पढ़ाया था उससे कितने प्रश्न आए, तो मैं कहूँगा भाई जो मैंने कंप्यूटर करवाया था क्यों 2 प्रश्न आए थे, केवल 2 प्रश्न आए थे। 3 प्रश्न वो मैंने भी कभी नहीं करवाए, और वो प्रश्न आप देखोगे कहीं प्रीवियस ईयर में भी नहीं आए। उनमें से 2 प्रश्न ऐसे हैं तो कभी प्रीवियस ईयर में भी वो प्रश्न नहीं आए। तो क्या फिर कंप्यूटर में क्या करोगे? कंप्यूटर में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक आज तक पढ़े हैं ना, उन्हीं टॉपिक पर आप थोड़ा स्टक रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने आपको कई बार जो है कंप्यूटर की चीज़ें बताई हैं। तो कंप्यूटर में भी ज़्यादा ऐसे नहीं कि हाई तौबा कि कहाँ से करूँ, क्या कर लूँ, ऐसे कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं, आप फिलहाल उन्हीं पर जो है काम कर सकते हैं। नया प्रश्न हमेशा नया होता है। आपने चीज़ें पहले कैसे पढ़ी हुई हैं उस बेसिस पे आप थोड़ा सा एलिमिनेशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो सीधा प्रश्न तो नहीं आएगा, आपसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको चाहे रीजनिंग हो चाहे कंप्यूटर हो, थोड़ा सा एक इन डेप्थ जो है आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, जिस बेसिस पे आप जो है प्रश्नों को ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये मत सोचो कि मैं क्या एक्स्ट्रा पढ़ूँ। भाई कुछ नहीं पढ़ना, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एक थोड़ा सा बहुत लंबा समय होता है जिससे आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जो पेपर देखा था, मुझे भी कंप्यूटर के उसमें 3 ही प्रश्न आ रहे थे। आप बोलोगे मैं तो डेली कंप्यूटर करवाता हूँ, नहीं आते सब। वो बोलने वाली बात होती है कि जो पढ़ाता है उसे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है ना। प्रश्न ही ऐसे थे यार, बिल्कुल आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो। अगर आप सोचो कि भाई रीजनिंग में आपके पास अगर एकड़ और इंच अगर आयोगे दे के भैया इंच क्या होता है, एकड़ क्या होता है, ये भी पढ़ क्या होता है, यार फिर वो आपको भी समझने वाली बात है। लॉजिकल रीजनिंग है यार, वो रीजनिंग है, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सोचो कि मैं ये चीज़ें भी पढ़ के जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो
कंप्यूटर और रीजनिंग का आप बस उतना ही करो जितना अभी तक कर रहे हो, कुछ नया ट्राई करने की मत सोचना, क्योंकि नया जो प्रश्न होगा अगर करना ही है तो रीजनिंग के कोई और जो आपको टॉपिक मिलते हैं आप उन पे जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपके पास लॉस वाले क्वेश्चन हो गए, आपके पास वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल करो। दूसरा, आप इस चीज़ पे जरूर देखो कि स्पष्टीकरण कैसे दिया जाता है। जैसे है ना कि ये इसका स्पष्टीकरण है, ये जैसे आपके पास भाज्य और सम संख्या वाला शायद आया था, उसमें आपको किस तरीके से स्पष्टीकरण मांगता है, आप उस पर जो है काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्या करोगे, कंप्यूटर में भी गिने चुने भाई जो आपने आज तक टॉपिक पढ़े हैं बस उन्हीं को आप पढ़िए। और अगर आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस के जो है आपके पास कंप्यूटर के पेपर होते हैं, आप चाहो तो इन पेपरों को लगा सकते हो। 5 नंबर का कंप्यूटर होता है यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कंप्यूटर रीजनिंग ना केवल कंप्यूटर रीजनिंग के चक्कर में आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर 15 नंबर का कंप्यूटर रीजनिंग है तो कम से कम 12 नंबर तो आए, कम से कम 12 नंबर तो है। अगर कम ही आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, कम से कम 8 से 10 नंबर तो भाई आने ही चाहिए। अगर कम ही आ रहे हैं और इससे नीचे कम आ गए तो यार तो फिर तो सिलेक्शन तो रेयर से बहुत रेयर चांसेस आपके पास हो जाते हैं। तो बस बहुत सारे लोग जिसका जो पूछ रहे थे क्या करना है कैसे करना है, यार मैं तो एक ही बात कहूँगा, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, बस आपको करना है स्पष्टीकरण देख लो कि स्पष्टीकरण कैसे दिया जाता है, कैसे स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बाकी आप लोग जो पहले से चीज़ें पढ़ी हैं इन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर रीजनिंग के 10 प्रश्न आते हैं तो कम से कम 6 प्रश्न अपने ऐसा रखो कि यार मेरे को ये बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन का प्रश्न आ रहा है वो भी नहीं हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है वो भी नहीं हो रहा है, रक्त संबंध आ रहा है वो भी नहीं हो रहा है, मिसिंग नंबर आ रहा है वो भी नहीं हो रहा है, स्लॉस का कोई क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम क्वेश्चन आ रहा है वो भी नहीं हो रहा है। तो जब जो पढ़ा है वही नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन तो कभी नहीं होगा ऐसे में। तो बेहतर है जो नई चीज़ें हैं उनको ट्राई करना छोड़ के उन चीज़ों पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास एग्जाम में पूछी गई हैं। और वो वही क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन आज भी रीजनिंग के जो पहले के पढ़े होंगे आप उन्हीं को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। और कंप्यूटर में आप क्या करें, मैंने जैसे कि आपको कहा अगर किसी को करना है तो दिल्ली पुलिस के जो है पुराने प्रश्न होते हैं, आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, फिर उसमें बहुत नई नई चीज़ें आपके पास आपको देखने को मिलेंगी। और यूके ट्रिपल एस ने इस बार थोड़ा सा पेपर ऐसे ही कुछ बनाया था। अब जरूरी नहीं है कि अगली बार भी ऐसे ही प्रश्न बने, पेपर बने, हो सकता है अगली बार वापस उसी पैटर्न में वापस का मतलब कि कुछ चीज़ें आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हों, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा अलग से कुछ जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो यार पेपरों का जो स्तर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो एक जैसा नहीं हो सकता। आप सोचो कि पिछले साल जो चीज़ें आ रही हैं वो इस साल आए, एलिमिनेशन तभी हो पाएगा, एलिमिनेशन ऐसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड को या फिर अपना लेवल थोड़ा और बेहतर बनाना पड़ेगा। जितनी रीजनिंग आज तक पढ़ी है वो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो आप उसके लिए बस प्रिपेयर तभी हो सकते हैं जब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती हों और या आपने अलग अलग तरीके से जो है प्रश्नों को लगाया हो, तब आप लोग इसको कर सकते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि भाई आप रीजनिंग के उन्हीं प्रश्नों को फोकस कीजिए जो आज तक पेपरों में पूछे गए हैं, या वही 12 से 14-15 टॉपिक पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है फिलहाल कंप्यूटर में उतना ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। जिसको उतना आता है वो दिल्ली पुलिस के जो है प्रश्नों को लगा सकता है। तीसरी बात आप यहाँ पे एक और कर सकते हैं, जो स्पष्टीकरण वाले आपके पास प्रश्न हैं उनको जरूर देख लें कि यार कथन कारण में कैसे सही होते हैं, स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चनों को कैसे होता है, पहला कैसे दूसरे पर जो है डिपेंडेंसी उसकी होती है, ऐसे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इस ओवरऑल वीडियो से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। और शायद मुझे नहीं लगता मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, बस ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जो लोग नीचे से कमेंट रेगुलर कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है और यही चीज़ें अक्सर एग्जाम में गलत होती हैं। इसलिए जो आता है एटलीस्ट वो आप गलत ना करें। और क्योंकि अब एक ही महीने का समय है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो, बाकी और चीज़ों पे भी जो है आप फोकस रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी को कोई भी कमेंट हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। अच्छा बोलो बुरा बोलो, कमेंट बॉक्स हमेशा आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।